दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। स्टेप बाय स्टेप बारीकी से डिटेल में समझेंगे वेट कैसे बढ़ता है, हमारी बॉडी वज़न कैसे कम करती है, वज़न कम करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, साइंटिफिकली हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है जिससे वज़न बढ़ता है। सब कुछ आसान भाषा में और डिटेल में समझेंगे तो वीडियो आप पूरा देखना। तो पहले हम समझते हैं कि वज़न कैसे बढ़ता है। आपने कैलोरी शब्द सुना होगा। हमारे खाने-पीने की सभी चीज़ों में कैलोरी होती है। एक्चुअली कैलोरी एक यूनिट है जो खाने-पीने में मौजूद एनर्जी को मेज़र करती है। जिस भोजन में जितनी ज़्यादा कैलोरी होगी, उसमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। दोस्तों हर एक व्यक्ति की मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है, जिसे बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। इसका मतलब जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, पूरे दिन सोफ़े पर पड़े रहोगे, उस अवस्था में हमारे शरीर को जितनी एनर्जी लगेगी या हमारा शरीर जितनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करेगा, उसे बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलेंगे। क्योंकि सांस लेने के लिए, हार्ट को धड़काने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर में एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट भी हर एक व्यक्ति का अलग-अलग होता है, जो जेंडर, हाइट और वेट पर निर्भर करता है। जैसे हाइट या वेट अगर ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली मांसपेशियाँ भी बहुत ज़्यादा होगी, ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर भी ज़्यादा होगा, तो उस व्यक्ति का शरीर उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा की खपत करेगा। इसलिए अक्सर कम हाइट वाले लोगों का वज़न जल्दी बढ़ता है ज़्यादा हाइट वाले लोगों की तुलना में। वैसे ही जेंडर के हिसाब से भी बेसल मेटाबॉलिक रेट अलग-अलग होता है। एक रफ़ एस्टिमेट निकालें और सभी फैक्टर्स को इंक्लूड कर दें, तो एक व्यक्ति को एक दिन में 1200 से 1800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। आप कुछ भी मत करो, तब भी ज़िंदा रहने के लिए आपके शरीर को इतनी कैलोरी की आवश्यकता तो होगी ही होगी। इसे ही बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। इसमें अगर आप काम भी करते हैं, तो आपके काम के हिसाब से आपका काम कितनी मेहनत का है, उस हिसाब से आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। फिर आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट से ज़्यादा कैलोरी कंज़्यूम करनी पड़ेगी। ये है हमारी एक टाइम की इंडियन मील, जिसमें 2 रोटी, 2 तरह की सब्ज़ी, थोड़े से चावल, प्याज, नींबू और कुछ चीज़ें हैं, जिसकी टोटल कैलोरी बनती है 500। अगर कोई 4 रोटी खाता है, तो कैलोरी बढ़ के हो जाएगी 550 और रोटी के साथ में सब्ज़ी भी ज़्यादा कंज़्यूम होगी, तो टोटल कैलोरी हो जाएगी 600 के अराउंड। इतनी कैलोरी एक व्यक्ति एक ही बार में कंज़्यूम कर लेता है। फिर भी इस भोजन में कुछ मीठा नहीं है। सबसे ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड है फैट, जैसे घी, तेल, वसा वाली सभी चीज़ों में 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा सबसे ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में अराउंड 4 कैलोरी होती है। इस हिसाब से अगर आप भोजन के साथ में स्वीट्स खाते हैं, घी लगी हुई रोटी खाते हैं या फिर पराठा खाते हैं, तो आप अपने भोजन में एक्स्ट्रा कैलोरी ऐड करते हैं। 1 कप चाय में 90 कैलोरी होती है, जो आप सुबह-सुबह ही ले लेते हैं। आपने नाश्ता कर लिया, 1-2 बार स्नैक्स खा लिए, फिर रात का भोजन, तो इससे भी आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, कैलोरी मिलती है। तो मोटे तौर पर हमें एक बात समझनी है कि जब भी हम कुछ खाते हैं, तो कैलोरी कंज़्यूम करते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि न्यूट्रिशनल नॉलेज हमें नहीं होने की वजह से हमें पता ही नहीं होता है, जिससे हम ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी कंज़्यूम कर लेते हैं, जिससे वज़न बढ़ने लगता है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपके पास में एक बाइक है, जिसे आप डेली 20 किलोमीटर चलाते हैं, जिसमें बाइक का पेट्रोल खर्च होता है आधा लीटर और आप डेली पेट्रोल डलवाते हैं आधा लीटर से ज़्यादा। तो आप अपनी गाड़ी में जो एक्स्ट्रा पेट्रोल डाल रहे हैं, वो टंकी में पड़ा रहेगा और गाड़ी की टंकी धीरे-धीरे भरती जाएगी। सेम चीज़ हमारे बॉडी के साथ भी है। जितनी आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी लोगे, उतनी ही स्पीड से आपका वज़न बढ़ते जाएगा। और इसका उल्टा अगर आप अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट से कम खाते हैं और कैलोरी डेफ़िसिट में जाते हैं, तो आपका वज़न घटने लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑफ़िस वर्किंग मैन, जिसे एक दिन में टोटल 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जिसमें से बेसल मेटाबॉलिक रेट को अलग कर दिया जाए, तो ऑफ़िस के कामों में कैलोरी खर्च होती है 600 टू 700, जिसकी आधी कैलोरी तो वह दिन की शुरुआत में ही खा लेता है। दिन भर में कई बार चाय नाश्ता लेगा, डिनर करेगा, इस तरह से टोटल कैलोरी कैलकुलेट की जाए तो कई बार हमारी कैलोरी 3000 कैलोरी से भी अधिक हो जाती है, जिसमें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का बिल्कुल ना होना, तो आप कैलोरी डेफ़िसिट में कैसे जाओगे और आपका वज़न कम कैसे होगा? फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर आप कर भी लोगे, तो 1 किलोमीटर पैदल चलोगे तो 70 टू 100 कैलोरी बर्न होगी। इसलिए वेट लॉस करने के लिए फ़िज़िकल वर्कआउट से ज़्यादा डाइट इम्पोर्टेंट है। कई लोग वर्कआउट के बाद में और ज़्यादा खाने लगते हैं, ये सोच के कि हमने बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न कर ली है, इसलिए आपका वेट लॉस नहीं होता है। वेट लॉस करने के लिए आपको कैलोरी डेफ़िसिट में जाना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी दिन भर की टोटल कैलोरी की खपत 2600 है,
तो आपको 2600 कैलोरी से कम लेनी है, चाहे आप 50 कम खाओ या फिर 100 कम खाओ या फिर 200। जितनी आप कम खाओगे उतनी स्पीड से आपका वज़न कम होगा। या फिर आप वर्कआउट के द्वारा कैलोरी बर्न भी कर सकते हैं, जिससे आपकी कैलोरी डिमांड को पूरा करने के लिए आपका शरीर स्टोर फैट से एनर्जी लेने लगेगा और आपका वज़न घटने लगेगा। तो दोस्तों, ये था वेट लॉस का पहला फेज़, जिसमें हमने वेट लॉस के बेसिक्स को समझा। अब हम एडवांस समझते हैं। दोस्तों, जब भी हम एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करते हैं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, तो हमारा एक्स्ट्रा भोजन सबसे पहले लीवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। लीवर में इतना ग्लाइकोजन स्टोर होता है कि एक दिन बिना खाए आपका काम चल सकता है, यानी लगभग 200 कैलोरी के अप्रॉक्स। एक बार लीवर में भी जब ग्लाइकोजन स्टोरेज फुल हो गया, तो आपकी बॉडी एक्स्ट्रा भोजन को फैट में कन्वर्ट करने लगती है। चाहे आप कार्बोहाइड्रेट खाओ, कार्बोहाइड्रेट भी फैट में बदलने लगता है और एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज सेल्स में स्टोर होने लगता है। इसलिए अगर आपको कोई ऐसा बोले कि एक दिन में मैंने 1 किलो फैट कम किया, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन में तो ग्लाइकोजन स्टोरेज से काम चल जाता है। और जब लीवर में ग्लाइकोजन स्टोरेज भी आप बर्न कर लेते हैं, तब फैट की बारी आती है। 1-2 दिन में आपको ऐसा लग सकता है कि आपका वज़न कम हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक्चुअली जो ग्लाइकोजन है, वो लीवर के साथ-साथ में कुछ मात्रा में हमारे मसल्स में भी स्टोर होता है। और ग्लाइकोजन क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट 2 शब्दों से मिलकर बनता है, कार्ब प्लस हाइड्रेट। कार्ब्स का मतलब ग्लूकोज और हाइड्रेट का मतलब वाटर, जिसमें 1 ग्राम ग्लूकोज के साथ में 3 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली जुड़े होते हैं। दैट मीन्स जितना ज़्यादा कार्ब कंजप्शन, उतना ही ज़्यादा वाटर रिटेंशन। एक एवरेज पर्सन अपनी बॉडी में 5 किलोग्राम तक वाटर रिटेन कर सकता है, तो सोचिए जिसका वेट बढ़ा हुआ है वो कितना वाटर होल्ड कर सकता है। इसलिए कैलोरी डेफिसिट में जाने के बाद भी 1-2 दिन में ग्लाइकोजन स्टोरेज और उसके साथ में जुड़ा हुआ पानी खत्म होता है, जिससे ओवरऑल बॉडी वॉल्यूम कम दिखता है, जिससे हमें लगता है कि वज़न कम हो रहा है, फैट रिड्यूस हो रहा है। इसलिए वेट लॉस की जर्नी में 1-2 दिन तो आपको ऐसा लगता है कि वज़न कम हो रहा है, लेकिन 2-3 दिन बाद आपका वज़न कम करना कठिन हो जाता है, क्योंकि अब आपको फैट को बर्न करना है। फैट बर्न करने में डिफ़िकल्टीज़ इसलिए भी आती है, क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी का ग्लाइकोजन स्टोरेज डिप्लीट होता है, हमारी क्रेविंग यानी कि भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ अब हम वेट लॉस के साइंस को समझते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है, जिसे हार्मोन सेंसिटिव लिपेज एंजाइम कहा जाता है। ये एंजाइम हार्मोन सेंसिटिव होता है, इसे ध्यान रखना। ये फैट बर्निंग की प्रोसेस को प्रमोट करता है। एडिपोज टिश्यू में जो फैट स्टोर होता है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में, तो ये एंजाइम ट्राइग्लिसराइड को तोड़ के फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रिलीज करता है, जिनको फिर कीटोन्स में बदला जाता है और शरीर द्वारा एनर्जी के लिए यूटिलाइज किया जाता है। यानी फैट बर्निंग की प्रोसेस में हार्मोन सेंसिटिव लिपेज एंजाइम एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और इस एंजाइम को रोकता कौन है? इंसुलिन हार्मोन इस एंजाइम को रोकता है। ये इंसुलिन हार्मोन से सेंसिटिव होता है। यही कारण है कि इसको हार्मोन सेंसिटिव लिपेज एंजाइम कहा जाता है। इसलिए जब भी हमारे ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा रहेगा, तो फैट बर्निंग की प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी। और इंसुलिन ब्लड में ज़्यादा कब रहेगा? जब हम ज़्यादा शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट या शुगर को प्रोसेस इंसुलिन करता है। जब कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, तो पैनक्रियाज द्वारा ब्लड में इंसुलिन रिलीज किया जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट को खाना कम करना है। साथ ही सिंपल टेबल शुगर, इसको बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि इससे ब्लड शुगर लेवल बहुत तेज़ी से स्पाइक होता है, यानी बढ़ता है, और उतनी ही तेज़ी से इंसुलिन भी बढ़ता है। अगेन फैट बर्निंग की प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है। बिकॉज इंसुलिन बढ़ने का इनडायरेक्ट मतलब ये भी है कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, और ब्लड में ग्लूकोज जब ज़्यादा है, तो फैट बर्न करने की ज़रूरत क्या है? हमारा शरीर ग्लूकोज से ही एनर्जी ले लेगा, हमें फैट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा फैट बर्न करने वाला हार्मोन और अलग से सप्रेस हो जाएगा। इसलिए वेट लॉस करने का ये गुड रहस्य है कि आपको ब्लड इंसुलिन लेवल कम से कम रखना है। इसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट कम खाना पड़ेगा और टेबल शुगर को आपको बिल्कुल बंद कर देना पड़ेगा। नंबर 2, आपको फ्रिक्वेंट ईटिंग से भी बचना है, बार बार खाने से बचना है। आजकल लोग दिन में कई कई बार थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ खाते रहते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखो, जितनी बार आप फूड मुंह में डालते हैं, उतनी ही बार इंसुलिन बढ़ता है। और लगातार खाने से लगातार इंसुलिन ज़्यादा रहेगा, तो फैट बर्निंग रुक जाएगी। साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ होने का खतरा भी बढ़ जाता है। आप टाइप 2 डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट को देखोगे, तो आप पाओगे कि उनका वेट हमेशा ज़्यादा बड़ा ही होता है। इसलिए आपको एक बार भोजन करने के बाद में बार बार स्नैकिंग नहीं करनी है। यहाँ पर मैं आपको कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप ऐसा करोगे, तो आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज रहेगा
और आपको भूख कम लगेगी। एक्चुअली फ्रीक्वेंट ईटिंग यानी बार-बार खाने से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्लक्चुएट होता है, जिससे हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन आपके ब्लड में पैदा होती रहती है और दिन भर फूड की क्रेविंग आपको होती रहती है। इससे बचने के लिए आपको फ्रीक्वेंट ईटिंग से बचना है। नंबर 3, आपको गुड फैट कंज्यूम करना है, जैसे कि घी। जो नॉनवेज खाते हैं उनके पास में कई सारे ऑप्शंस हैं। फैट इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि फैट एक कैलोरी डेंस फूड है। थोड़े से फैट से आपको बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है। दूसरा, फैट से इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है, जिससे बिना फ्लक्चुएशन के आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज रहता है, जिससे आपको सस्टेनेबल एनर्जी मिलती रहती है। और फैट को खाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आप कार्ब्स को कट डाउन कर रहे हो, खाना बंद कर रहे हो। इसके अलावा जब आप फैट खाते हैं तो फैट एनर्जी देने के लिए जब टूटता है तो वो कीटोन्स में टूटता है, और कीटोन सबसे बेस्ट फ्यूल सोर्स है हमारे शरीर के लिए। यह आपके शरीर में रीजनरेटिव प्रोसेस को स्टार्ट करता है। इससे आपका फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, तो ये आपका एक एडिशनल फ़ायदा है। इसके अलावा जब आप फैट से एनर्जी लेने लगोगे तो आप लंबे समय तक अपने आप को भूखा रख पाओगे। साथ ही इससे शरीर में ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होगा, जो अगेन एक फैट बर्निंग हार्मोन है। तो फैट का कंजप्शन आपको थोड़ा सा बढ़ाना है। साथ ही साथ ध्यान ये रखना है कि आप फैट इसलिए खा रहे हैं बिकॉज आप कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन कर रहे हैं। नंबर 3, इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके भोजन करने का एक पैटर्न है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम वेट लॉस करने की बात करते हैं तब। जैसे हमने पहले बात की थी, इंसुलिन की प्रेजेंस में फैट बर्निंग की प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है, ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन रुक जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रिंसिपल सिंपली ये है, जब आप दिन में 4-5 बार खाना खाते हैं तो 4-5 बार आपके शरीर में इंसुलिन स्पाइक होता है। तो इंसुलिन स्पाइक से बचने के लिए आपको फास्टिंग करनी है, जिसमें 16 घंटे की फास्टिंग आपकी रहेगी और 8 घंटे का ईटिंग विंडो रहेगा। मान लो सुबह 10 बजे आप भोजन करते हैं, तो 10 से 6 बजे तक आपका ईटिंग विंडो रहेगा। 6 बजे आपकी लास्ट मील होगी, इसके बाद में आपको अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डालना है। फिर नेक्स्ट मील आपकी सुबह 10 बजे रहेगी। इस तरह से 16 घंटे की फास्टिंग करनी है। इस बीच इंटेंस फैट बर्निंग होगी, साथ ही बॉडी डिटॉक्स भी होगी। दोस्तों, बार बार इंसुलिन स्पाइक की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज इंसुलिन स्टोरेज हार्मोन है, एक्सेस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करता है। इसलिए इंसुलिन को हाई रख के फैट बर्न करने की बात करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। नंबर 4, स्ट्रेस यानी कि तनाव। तनाव से वजन कैसे बढ़ता है, ये जानने से पहले हम ये समझते हैं कि तनाव क्या है। तनाव एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम डरे होते हैं, किसी बात की हमें चिंता होती है, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड हमें कुछ गलत होने का डर सताता है। इस टेंशन में और डर में हमारी बॉडी को ये लगता है कि या तो हमें किसी चीज़ से लड़ना पड़ सकता है या फिर भागना पड़ सकता है। इसे हमारी बॉडी का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं, और इन दोनों ही स्थितियों में हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। इसलिए कॉर्टिसोल को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, जिससे इनडायरेक्टली अगेन इंसुलिन हाई हो जाता है। इसके अलावा क्रोनिक स्ट्रेस में अगर आप देखोगे कि व्यक्ति लगातार खाता रहता है, इसे इमोशनल ईटिंग बोलते हैं, जिससे अगेन ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा और फैट बर्न करने की हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं पड़ेगी और व्यक्ति मोटे होते चले जाएगा। नंबर 5, स्टॉप ईटिंग जंक फूड, फास्ट फूड एंड पैकेट फूड्स। दोस्तों, चॉकलेट्स, केक्स, कैंडी, पिज़्ज़ा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, इवन समोसे और कचौरी भी, ये सब हाईली प्रोसेस्ड और केमिकलाइज्ड फूड होते हैं। इनमें एडिक्टिव सब्सटेंस और प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, और शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर होती है, जिससे हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है। तो जब आप इस तरह के फूड को खाते हैं तो हम इतना ज़्यादा कैलोरी अपने पेट में डालते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक बर्गर में 350 कैलोरी होती है, एक सिंगल समोसे में 200 से ज़्यादा कैलोरी होती है, एक पिज़्ज़ा में 400 कैलोरी होती है, एक कोल्ड ड्रिंक्स में 140 कैलोरी होती है, एक चाय जिसे आप दिन में 4-5 बार पी लेते हैं और काउंट भी नहीं करते हैं, उसमें 90 कैलोरी होती है। 10 रुपये के एक चिप्स के पैकेट में 150 कैलोरी होती है। तो इनके प्रति आपको पहले अवेयर होना है। इनसे कई बार आप इतनी ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर लेते हैं जितनी आप एक टाइम के भोजन से भी नहीं ले पाते हैं। दूसरा, इनमें हाई कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इंसुलिन तेज़ी से बढ़ता है, और जब तक ब्लड में इंसुलिन हाई है दैट मीन्स ग्लूकोज भी ज़्यादा है, और ग्लूकोज ज़्यादा है तो फैट बर्न करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही ऐसा फूड खाने से आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि जब पहली बार आप ऐसा फूड खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन सिक्रीट होता है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है,
और इवन इतना ज़्यादा कम कर देता है जिससे ब्लड में हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन पैदा हो जाती है, यानी ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से भी कम हो जाता है तो अगेन आपको भूख लगने लगती है। साथ ही ऐसा फूड खाने से आपके ब्रेन में डोपामिन भी सिक्रीट होता है, जो एक फील गुड हार्मोन के साथ में एडिक्टिव हार्मोन भी है, इसलिए आपको बार बार ऐसे फूड की तीव्र इच्छा होती है। दूसरा, इनमें फ्लेवर इन्हांसर और एडिक्टिव सब्सटेंस डले होते हैं, जैसे कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिससे बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं। तो सीरियसली अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इनको खाना आप बिल्कुल बंद कर दो। नंबर 6, इंक्रीज कंजप्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स। फर्स्टली, इनको खाने से आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है, कैलोरी इनमें बहुत कम होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सटाइटी इंडेक्स ज़्यादा होती है, जिससे इनको खाने के बाद में आपको फुलनेस फील होती है और भूख कम लगती है। फाइबर कंटेंट इनमें ज़्यादा होने से डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसको पचाने में ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करता है। इसके अलावा ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, साथ ही गुड गट बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। नंबर 7, स्लीप। दोस्तों, अगर आप अच्छी डीप स्लीप लेते हैं तो इससे शरीर में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है, और ग्रोथ हार्मोन एक नंबर 1 फैट बर्निंग हार्मोन है। ये हार्मोन स्टोर फैट को फैट सेल से रिलीज करता है, जिस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज़ करती है टूट फूट की रिपेयरिंग के लिए, न्यू सेल्स के प्रोडक्शन के लिए। और ये सब काम हमारी बॉडी तब कर पाती है जब आप गहरी नींद में होते हैं, और गहरी नींद जब आती है तब सोने से पहले आपका भोजन पच जाता है। दूसरा, आप अपने रूम को जितना हो सके डार्क रखने की कोशिश करो, बिकॉज डार्कनेस में स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन रिलीज होता है, जिससे नींद जल्दी आती है। नंबर 8, एक्सरसाइज। दोस्तों, बहुत से लोग वेट लॉस करने में एक्सरसाइज को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन यकीन मानिए एक्सरसाइज का सिर्फ 20% रोल होता है। 80% रोल होता है आपकी डाइट का, न्यूट्रिशनल नॉलेज का। ये सब अगर आप सही करते हैं तभी आप एक्सरसाइज से फ़ायदा उठा पाओगे। अब एक्सरसाइज में आपको वॉकिंग और रनिंग के साथ में हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी करनी है। हाई इंटेंसिटी इसलिए बिकॉज आपके मसल्स जब ब्रेकडाउन होंगे, जिसकी रिपेयरिंग के लिए आपके शरीर को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और उससे क्या होगा, फैट एनर्जी बर्न होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करो।